हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11। इसका नाम है द 4 मैजिशियंस, यानी कि 4 जादूगर। आइए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज दैट द डीमन वेताल टोल्ड द वाइज किंग विक्रमादित्य। ईच स्टोरी एंडेड विद अ रिडल, and if the king did not answer it even though he knew the correct answer, Vetal threatened that his head would burst into 1,000 pieces. However, if he answered, Vetal would vanish and the king would have to catch him once again. Here is one of the stories that he told the king. अब ये उन कहानियों में से एक कहानी है जो वेताल था उसने किंग विक्रम आदित्य को सुनाई थी। इस स्टोरी के एंड में वो उससे एक पहेली पूछता है। अगर राजा को उसका आंसर आते हुए भी वो आंसर ना दे तो वेताल ने उसे क्या धमकी दी थी कि उसका जो सर है वो 1000 टुकड़ों में फटकर बिखर जाएगा। लेकिन उसने अगर सही आंसर दे दिया तो जो वेताल है वो गायब हो जाएगा और राजा को फिर से उसको ढूंढना पड़ेगा और पकड़ना पड़ेगा। तो ये उसकी बड़ी सारी स्टोरियों में से एक स्टोरी है जो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Once a man named Krishna Swami lived in a city of Patliputra. He and his wife had 4 sons. However, both Krishna Swami and his wife passed away while the children were still young. Their greedy relatives tricked them out of their property, and the boys were left penniless. Since they were young and did not know how to earn a living, they decided to go to their maternal grandfather's house. एक बार एक कृष्णा स्वामी नाम का इंसान था जो कहाँ रहता था, सिटी पाटलिपुत्र में। वो और उसकी बीवी के 4 बेटे थे, ठीक है। लेकिन कृष्णा स्वामी और उसकी बीवी जो थे वो चल बसे जब ये चारों बेटे बहुत ही ज़्यादा यंग थे, यानी कि छोटे थे। जो उनके रिलेटिव थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी थे, यानी कि लालची थे। तो उन्होंने चालाकी के साथ उनको सारी प्रॉपर्टी उनकी हथिया ली और उनको बेदखल कर दिया। तो बेचारे उन चारों लड़कों के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। क्योंकि वो सारे यंग थे, छोटे थे, उन्हें नहीं पता था कि कुछ काम काज करना ताकि पैसा कमा सकें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपने नानी घर चले जाएंगे। They reached there after a hard journey only to discover that their grandfather was no more. However, their uncles gave them shelter and the 4 boys continued with their studies. As the month passed, kind treatment started to wane and they were no longer treated well or given enough food or proper clothes. अब वो बेचारी इतनी हार्ड जर्नी करके जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें ये पता चला कि जो उनके नाना थे वो चल बसे थे। लेकिन उसके जो अंकल यानी कि मामा थे उन्होंने उसे रहने की जगह दी और पढ़ाई भी करने दी। अब कुछ टाइम बाद तो कुछ महीनों तक वो यहाँ पे रहने लगे, पढ़ने लगे। लेकिन फिर जो अच्छा सा ट्रीटमेंट जो उसके मामा उसे दे रहे थे वो ख़त्म होने लगा। अब वो ना उनको ढंग से ट्रीट करते थे, ना उनको खाना देने लगे ढंग के, और ना ढंग के कपड़े पहनने के लिए देने लगे। The boys did not know what to do. One day, as they sat together thinking about how to end this pathetic situation, the eldest brother said, "What shall we do now? We cannot continue to live like this. It seems to me that we should master some skills which will help us to earn a lot of money and be free of our present problems." अब सारे जो चारों भाई थे वो सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे। एक दिन वो सारे जो थे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि हम इस जो बेकार की सिचुएशन है हमारी, इतनी दुखी वाली जो उनकी दशा है, उससे कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो बड़े भाई ने क्या कहा कि हमें कुछ तो करना चाहिए। अब क्या करें, हम ऐसे तो जी नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें कोई ऐसी चीज़ सीखनी पड़ेगी जिससे हम पैसे कमा सकें और अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। All the boys liked this idea and start discussing what kind of knowledge they should master. After some discussion, they decided that it would be best if they acquired magic powers, which would help to bring in a steady income. With this plan in mind, each of the brothers set off in a different direction.
north, east, south and west to learn different magical skills. They planned to meet again at a particular time and place to see what each of them had learned. अब सभी भाइयों को ये जो आइडिया था कि कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, ये अच्छा लगा, पर वो सोचने लगे हम ऐसा क्या करें, कौन सी चीज़ सीखें जिससे कि हम पैसे कमा सकें। तो बाद में उन्होंने क्या कहा, डिस्कशन के बाद थोड़ा सा डिसाइड किया कि हम सब जादुई कलाएं सीखेंगे, ठीक है, इससे हमें पैसे कमाने में भी आसानी होगी। तो सब ने ये प्लान अपना तय किया और सारे अलग अलग डायरेक्शन में चल पड़े, ठीक है। एक गया ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ, एक नॉर्थ, एक साउथ की तरफ, और उन्होंने जगह और टाइम तय कर लिया कि इस टाइम हम कुछ महीने बाद मिलेंगे और बताएंगे कि किसने क्या क्या सीखा। Many months later, when the time to meet come closer, all four brothers started out appointed place. They were very happy to see each other again and asked what each of them had been able to learn. अब कुछ महीनों बाद जब वो समय आने वाला था, जब वो चारों भाई मिलने वाले थे, तो वो उस जगह की ओर निकल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो बहुत खुश थे एक दूसरे को देखकर फिर से मिलके, ठीक है। अब उन्होंने एक दूसरे को पूछा कि बताओ तुमने क्या क्या सीखा है। तो जो बड़ा भाई था उसने क्या कहा कि मैंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैजिक सीखा है जिससे कि मैं किसी भी एनिमल की जो बोन है, हड्डियाँ हैं, उसको फिक्स करके उसमें फ्लैश यानी कि चमड़ी भर सकता हूँ। मतलब कि उस बोन्स को अरेंज करके उसमें फ्लैश वो डाल सकता है। सेकंड भाई बोलता है कि मैंने उसमें जो स्किन है यानी कि बाहरी जो स्किन है उसको बना सकता हूँ और उसमें बाल भी उगा सकता हूँ उसी जानवर में, अगर वो पहले से उसके बोन्स जो हैं वो बन जाए, ठीक है। तो तीसरा भाई बोलता है अगर उस एनिमल की बोन्स का जो ढांचा है वो भी बन गया हो, उसकी स्किन भी लग गई हो, उसके बाल भी लग गए हो, तो मैं ऐसे जानवर की टांगे और हाथ डाल सकता हूँ, राइट। ये बोला थर्ड ब्रदर ने, ठीक है। अब फोर्थ ब्रदर बोलता है कि अगर ये जो जानवर है पूरी तरीके से बन जाए, जो अभी इन तीनों ने बोला, तो मैं उस जानवर में जान फूंक सकता हूँ, ऐसा चौथे भाई ने कहा। अब चारों ब्रदर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने सोचा कि सबको एक एक चीज़ आती है जो एक साथ मिलके हमारे काम आ सकती है, ठीक है। अब फर्स्ट जो बड़ा भाई था उसने क्या कहा कि पहले हमें एक दूसरे को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जादू आता भी है या नहीं, ठीक है। तो वो सारे कहाँ चले गए, जंगल की तरफ। जंगल की तरफ गए, वहाँ पे उन्हें कुछ हड्डियाँ मिली, तो उन लोगों ने अपना जादू दिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर बड़े भाई ने अपना जादू उस पर चलाया और उस बोन को एक प्रॉपर फ्लैश में यानी कि एक ढांचे में उसका जानवर का ढांचा दे दिया, जैसे ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, ठीक है। फिर दूसरे भाई ने अपना जादू चलाया और उसको स्किन दे दी, उसको बाल भी दे दिए, वेरी गुड। तीसरे भाई ने भी अपना जादू चलाया और उसको टांगे और उसके हाथ जो थे वो सब उसको प्रदान कर दी। अब जब ये सब बना तो उनको पता चला वो जानवर क्या बन गया था, एक शेर। अब थी बारी चौथे भाई की। अब चौथे भाई ने क्या कहा, चलो देखते हैं कि मैं इसमें जान फूंक सकता हूँ या नहीं। तो उसने अपना कुछ मंत्र सा पढ़ा और जैसे ही उसने अपना मंत्र ख़त्म किया, एक बड़ा सा जो लॉइन था वो जग गया। उसने अपनी जो बाहें थी, अपने टांग थे वो फैलाना शुरू किया और ज़ोर से वो दहाड़ा। उसके जो दांत थे फियरफुल ये थे। बेचारे वो चारों ही कुछ समझ पाते इससे पहले ही जो शेर था वो उन पे झपट पड़ा और उन चारों को खा गया। इस तरीके से वो जो चारों भाई थे वो अपनी ही फुलिशनेस के कारण, अपनी इस बेवकूफ़ी के कारण कि उसने इतने बड़े खूंखार जानवर को जगा दिया, वो सारे ही मर गए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ आपके पास कुछ स्किल, आपके पास कोई कला होने से ही फ़र्क नहीं पड़ता, सूझबूझ और समझदारी भी आप में होनी चाहिए। बिना उसके आपकी वो कला किसी भी काम की नहीं है,
ठीक है। अब स्टोरी के एंड में वेताल ने विक्रमादित्य से क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? उसने कहा कि राजन, अब तुम मुझे बताओ कि उन चारों में से किसकी गलती की वजह से उनकी मृत्यु हुई। मतलब उन चारों की मृत्यु के लिए उन में से कौन सा भाई रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है। तो फिर राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और फिर आंसर दिया कि उन चारों में से जो रिस्पॉन्सिबल था वो था चौथा वाला भाई। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों को तो ये पता नहीं था कि वो कौन सा जानवर बनेगा। वो तो अपना काम किया, उन्होंने अपना जादू लगाया, उसको सारा ढांचा दिया, स्किन दी, बाल दिए, टांगे टुंगे दी। जब वो पूरा बना तो उनको पता चला कि वो शेर है। तो चौथे भाई को उसमें जान फूंकने की क्या ज़रूरत थी? यानी कि गलती तो उसकी है ना। पहले वालों को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो कौन सा जानवर बनेगा। लेकिन चौथे वाले को तो पता था ना कि वो एक शेर बन गया है, फिर भी उसने उसमें जान फूंकी और उसको जिंदा किया। तो गलती किसकी थी? द फोर्थ ब्रदर की। तो लास्ट में बोलता है कि हाँ, ये सही उत्तर था और जो वेताल है वो फिर से गायब हो जाता है। अब किंग को दोबारा उस वेताल को ढूंढना पड़ता है। तो ये थी हमारी स्टोरी द फोर मैजिशियंस। आइए करते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन। Say whether the following sentences are true or false. Rewrite the false ones correctly. आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, अगर ये गलत है तो इसको दोबारा से लिखना है। आइए देखते हैं। नंबर 1, आफ्टर देयर पेरेंट डाइड द फोर ब्रदर्स वर टेकन केयर ऑफ बाय देयर अंकल्स। तो ये है फॉल्स। इसमें आप लिखेंगे द अंकल्स टुक केयर ऑफ देम ओनली फॉर सम टाइम। नंबर 2, The brothers decided to learn magic because they were interested in learning magic. तो ये है false। इसमें आप लिखेंगे They decided to learn magic to make a livelihood. Number 3, The lion ate all the brothers at one go. तो ये भी false है। तो इसमें आप लिखेंगे The lion ate them one by one. Number 4, The moral of the story is that knowledge is more important than common sense. तो ये भी false है। यहाँ आप लिखेंगे The moral is that common sense is more important than knowledge. Number 5, The brothers knew that the bones that were lying scattered belonged to a lion. तो ये भी false है, उन्हें पहले नहीं पता था। तो इसमें आप लिखेंगे They did not know the bones were a loins. Number 6, Vetal could not go back on his tree because Vikramaditya gave the incorrect answer. तो ये भी false है। यहाँ आप लिखेंगे Vetal went back to his tree because Vikramaditya gave the correct answer. आइए अब करते हैं A2. Complete the following sentences in your own words. Number 1, The children had to go to live with their maternal grandfather because their parents died. Number 2, to deal with the problem that they were facing at their uncle's house, they decided to master some skills that would help them earn money. Number 3, the first brother returned with the knowledge of covering the bare bones of any animal with the right kind of flesh. Number 4, the second brother learnt how to add skin and hair of the animal after the flesh has been added to the bones. Number 5, the third brother could now create the limbs of the animal whose bones have been clothed with skin. Number 6, the fourth brother was skilled in breathing life into an animal that has been covered with flesh and skin. Number 7, the brothers collected the bones of an animal to display their knowledge to one another. Number 8, the brothers have been called foolish because
दे हैड नॉलेज बट नो कॉमन सेंस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे A3 पार्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो बच्चों ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप ये वहाँ से देख के लिख सकते हैं। ओके, अब हम करते हैं B पार्ट, वोकैबुलरी। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विद देयर अपोजिट। हमने अपोजिट वर्ड के साथ मैच करना है। नंबर 1 डिस्कवर, इसको आप मैच करेंगे F कंसील के साथ। नंबर 2 स्कैटर्ड, इसको आप मैच करेंगे C गैदर्ड के साथ। नंबर 3 प्रेजेंट, इसको आप मैच करेंगे A पास्ट के साथ। नंबर 4 प्लैंड, इसको आप मैच करेंगे B अनप्लैंड के साथ। नंबर 5 क्लोथ, इसको आप मैच करेंगे G अनड्रेस्ड के साथ। नंबर 6 एडेड, इसको आप मैच करेंगे H रिमूव्ड के साथ। नंबर 7 मटर्ड, इसको आप मैच करेंगे E शाउट के साथ। नंबर 8 डिस्प्ले, इसको आप मैच करेंगे D हाइड के साथ। ओके, अब करते हैं B2 पार्ट। रिप्लेस द वर्ड्स इन रेड विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। जो आपको रेड कलर में दिए हैं उसके साथ हमने बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स के साथ उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, और फिर सेंटेंस को दोबारा लिखना है। नंबर 1 बोथ कृष्णा स्वामी एंड हिज वाइफ पास्ड अवे व्हाइल द चिल्ड्रन वर स्टिल यंग। पास्ड अवे का मतलब मर गए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसकी जगह डाइड। ओके, और डाइड को लिख के आपने ये सेंटेंस दोबारा से लिखना है। तो मैं आपको सिर्फ रेड जगह की जगह क्या आएगा वर्ड वो आपको बताऊंगी, आपने खुद से सेंटेंस को दोबारा करेक्ट करके लिखना है। नंबर 2 द बॉयज वर लेफ्ट पेनीलेस। पेनीलेस का क्या आता है? विदाउट मनी। नंबर 3 दिस काइंड ट्रीटमेंट स्टार्टेड टू वेन। वेन का मतलब क्या होता है कि वो ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है, तो वेन की जगह आप लिखेंगे लिसन, LESSEN। नंबर 4 द ब्रदर्स रीच देयर ग्रैंडफादर्स हाउस आफ्टर अ हार्ड जर्नी। तो हार्ड की जगह आप लिखेंगे टायरिंग, यानी कि थकाने वाली जर्नी। नंबर 5 द ब्रदर्स सैट टुगेदर थिंकिंग अबाउट हाउ टू एंड दिस पैथेटिक सिचुएशन। पैथेटिक की जगह आप लिखेंगे सैड। नंबर 6 they decided that it would be best if they acquired magic powers। acquired मतलब हासिल करना, तो यहाँ आप लिखेंगे इसकी जगह gained। नंबर 7 we should master some skills which will help us to earn a living। master मतलब उस चीज़ को समझना, उसको सीखना, तो master की जगह आप लिखेंगे learn, और earn a living का मतलब अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना, ठीक है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे survive। अब आते हैं B3 कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड रीराइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपने इन स्पेलिंग को भरना है। तो पहला वाला आएगा रिलेटिव्स, दूसरा आएगा पेनीलेस, तीसरा आएगा मैजिशियन, चौथा होगा नॉलेज, फिफ्थ है डिस्कशन, सिक्स्थ स्कैटर्ड, सेवेंथ अपॉइंटेड, 8 पैथेटिक, 9 muttered, 10 ferocious, 11 acquired, 12 mutual, 13 guilty, 14 benefit, 15 realize। ठीक है, स्पेलिंग आपको बुक से मिल सकती है। आगे आपको दिए हैं वर्ब विद प्रीपोजिशन और एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताना, उसे क्या कहते हैं हम? एडवर्ब। तो यहाँ पे जो पास्ट अवे, पास्ट मतलब गुजर गया, और ये जो अवे लगा हुआ है इसके साथ, ये क्या है आपका? एडवर्ब। ये बता रहा है कि वो गुजर गए, दूर चले गए, ठीक है। तो उसी के साथ हम करेंगे अपने एक्सरसाइज B4। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन अबव। ऊपर जो आपको लिस्ट दी हुई है 1 से लेके 6 तक, यहाँ जो वर्ड आपको दिए हैं वह आपने इन सेंटेंसेस में भरने हैं जहाँ जहाँ लगेंगे। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 हरी वेयर्स द शर्ट्स विच हैव बीन पास्ड ऑन टू हिम बाय हिज ब्रदर। Number 2 the teacher
passed over Rahul and gave the prize to Geeta. Number 3. The room was so stuffy that Sheila passed out. ठीक है. Number 4. The lady passed around the photograph among the people sitting in the lounge. Number 5. The little boy wore a yellow dress to pass off as a banana at the fancy dress competition in school. Number 6. We passed by the town of Mathura when we were going to Agra to see the Taj Mahal. Number 7. Many people passed over the injured man on the road without trying to help them. Number 8. The police caught a thief trying to pass off as a lawyer. Number 9. Vivek, pass on the salt, said Sarla. Number 10. Sandeep passed out as soon as he saw the bleeding deer. अब इसमें जो हर वर्ड का क्या मतलब है ये आपको ऊपर ही दिया हुआ है. पास्ड अराउंड का मतलब क्या होता है कि कोई ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं तो एक एक को देते जाना, पास करते जाना. पास्ड आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना. पास ओवर का मतलब होता है इग्नोर करना, किसी को मतलब उसको इग्नोर करके दूसरे को कोई चीज़ दे देना. ठीक है. पास बाय या पास थ्रू इसका मतलब होता है वहाँ से होकर जाना, मतलब ये जाने के टर्म में कि मैं वहाँ से होकर गया. पास ऑफ एज, पास ऑफ एज का मतलब होता है प्रिटेंड करना, दिखावा करना. ठीक है. और पास ऑन का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना. ठीक है. पास ऑन मतलब कोई चीज़ किसी को देना. तो ये थे इनके मीनिंग जो हमने सेंटेंसेस में फिल किए. आगे है ग्रामर पार्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होते हैं जहाँ पे वर्ब के आगे ING लगता है. ठीक है. और अगर पास्ट में कोई चीज़ है जो यानी कि भूतकाल की चीज़ है, जो चीज़ हो चुकी है, तो उसमें हम वर्ब में जो ING लगा है उसके आगे क्या यूज़ करते हैं, वॉज या वर. सिंगुलर पर्सन है तो वॉज लगेगा और प्लूरल में अगर कोई पर्सन है, ज़्यादा है तो वर लगते हैं. ओके. तो यही देखते हुए हमने क्या करना है अपना एक्सरसाइज C1. हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस. यहाँ पे कुछ सिंपल पास्ट टेंस में आपको दिया हुआ है तो हमने उसको चेंज करके किस में बनाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. यानी कि रोट जैसे दिया है तो उसको चेंज करके क्या बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, वॉज राइटिंग. तो उस वॉज राइटिंग को यानी कि जो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक शब्द बनाएंगे उसको यूज़ करके हमने क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं. तो बच्चों यहाँ पे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से. आप इसको ट्राई कीजिए या आप अपने ग्रामर की जो बुक है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं. तो यहाँ पे आपने इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे टॉक्ड का क्या हो जाएगा, वॉज टॉकिंग. वॉकड का हो जाएगा वॉज वॉकिंग. मिल्क का होगा वॉज मिल्किंग. मतलब हर किसी के आगे वॉज लगेगा और जो वर्ब है उसके आगे ED हटा के ING लगेगा. रैन का हो जाता है रनिंग, वॉज रनिंग. स्लेप्ट का हो जाएगा वॉज स्लीपिंग. ड्रैंक का होगा वॉज ड्रिंकिंग. वॉश्ड का होगा वॉज वॉशिंग. ड्रू का होगा वॉज ड्राइंग और बॉट का होगा वॉज बाइंग. ठीक है. ये फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगता है, थर्ड फॉर्म के आगे नहीं लगता. तो ये तो आपके बनेंगे चेंज करके, लेकिन इस पे जो सेंटेंसेस हैं वो आपने खुद बनाने हैं. तो ये आप अपनी ग्रामर बुक की भी हेल्प ले सकते हैं या किसी और क्लास की ग्रामर बुक के आप हमारे वीडियोस ऑनलाइन देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस पे बहुत से वीडियोस बनाए हैं और वहाँ बहुत सी एग्जांपल्स भी दी हुई है. आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उसकी सहायता से आप ये सेंटेंस बनाएं. अब आता है C2 पार्ट. फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूजिंग द सेंटेंसेस पार्ट्स इन द टेबल बिलो. अब यहाँ पे कुछ टेबल आपको दिया हुआ है. ये मैंने ज्वाइन करके क्या बनाने हैं, कुछ सेंटेंस बनाने हैं. तो इसका क्या बनेगा, पहला सेंटेंस, 3 horsemen were riding along the road on Friday night. Number 2, the bear was drinking honey when the bees surrounded him. Number 3, Mohandas Gandhi was living
इन साउथ अफ्रीका इन 1910। ठीक है, आपने जो वर्ब दिया है उसके आगे बस वॉज लगाना है और वर्ब के आगे क्या लगाना है, आईएनजी। नेक्स्ट, स्नेहा एंड हरी वर नॉट स्लीपिंग व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस। नंबर 5, अशोक कॉमा सुनील एंड आई वर स्विमिंग इन द रिवर लास्ट इवनिंग। और नेक्स्ट बनेगा, द वैक्यूम क्लीनर वॉज नॉट मेकिंग सो मच नॉइज व्हेन इट वॉज न्यू। ओके, आगे है C3, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ब्रैकेट में जो सही है वो हमने सेंटेंस में यूज करना है। अगर वॉज लगा हुआ है मतलब वो कॉन्टिन्यूस टेंस में है, और अगर सेकंड फॉर्म लगी है मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस में है। तो हमने पहले सेंटेंस को देखना है कि कैसा है। कॉन्टिन्यूस मतलब जो चीज़ हो रही थी, मतलब पास्ट में ही थी पर वो चीज़ वो हो रही थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी। ठीक है, और सिंपल पास्ट में है कि वो काम होके ख़त्म हो गया। ये दो फर्क होता है इन दोनों में। नंबर 1, इंडिया डैश फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947। अब इंडिया ने अपनी जो आज़ादी थी वो तो ले ली 1947 में। तो ये किस तरह का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट। तो हम कौन सा वर्ब लगाएंगे यहाँ, वॉन। दूसरा वाला नंबर 2, द स्ट्रीट डैश लाइक अ फर्नेस बिफोर इट रेन्ड। मतलब बारिश होने से पहले वो जल रही थी। तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो यहाँ लिखेंगे आप वॉज बर्निंग। नंबर 3, सरिता वॉज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन आई वेंट टू हर होम। नंबर 4, व्हेन द इंजन कॉट फायर द पायलट वॉज नॉट, द पायलट जम्प्ड आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, वो कूद गया। तो ये खत्म सेंटेंस है पूरा। नेक्स्ट है 5th, न्यूटन वॉज नॉट रीडिंग अ बुक व्हेन एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड। ओके, आगे आता है क्वेश्चंस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर सेंटेंस आपके कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसको कैसे बनाते हैं। अब मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें कौन सी वर्ब लगती है, वर या वॉज, जो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जब क्वेश्चन बनाने की बारी आती है तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में लगते हैं। तो जो कॉन्टिन्यूस टेंस वाले क्वेश्चंस होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, या तो वॉज से या तो वर से। ओके, और बाकी जो वर्ब होगा वो तो आईएनजी ही लगेगा उसमें। तो आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बनेंगे। C4, नंबर 1, द गर्ल्स वेयर डांसिंग। वर है तो ये पहले लग जाएगा क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले हम लिखेंगे वर, फिर लिखेंगे नाउन को द गर्ल्स, फिर लास्ट वाला डांसिंग क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन क्या बन गया, वर द गर्ल्स डांसिंग क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हमने सारे बनाने हैं। नंबर 2, द बॉय वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री। तो इसका क्या लिखेंगे, वॉज से स्टार्ट करेंगे, वॉज द बॉय क्लाइंबिंग अ ट्री क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, अनिल्स मदर वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द डोरबेल रैंग। तो इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे, वॉज अनिल्स मदर कुकिंग डिनर व्हेन द डोरबेल रैंग क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, द कैप सेलर वॉज स्लीपिंग व्हेन द मंकी स्टोल हिज कैप। तो इसका लिखेंगे, वॉज द कैप सेलर स्लीपिंग व्हेन द मंकी स्टोल हिज कैप क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, रिहाना वॉज हाइडिंग अंडर द बेड व्हेन हर वायलिन टीचर केम। तो इसका आप लिखेंगे, was Rihanna hiding under the bed when her violet teacher came? Question mark. 6. We were watching a bird when a cricket got into my shirt. तो इसका आप क्वेश्चन बनाएंगे, Were we watching a bird when a cricket got into my shirt? Question mark. तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।